नमस्कार, जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों के साथ कर लेते हैं। एशियाई बाजार आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। बिकवाली का दबाव शुरू होता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजार में एसजीएक्स निफ्टी लाल निशान के साथ 14,646 के स्तर पर। वहीं हांगकांग के बाजार में हम देख रहे हैं उतार चढ़ाव के बीच ट्रेड देखने को मिल रहा है। निक्कई में भी लाल निशान के साथ ट्रेड एक बार देखा जा चुका, लेकिन फिलहाल करंट लेवल्स को अगर देखें यहाँ पर एक सपाट ट्रेंड आप देखेंगे और डाउ फ्यूचर्स भी करीब 75 अंक की गिरावट के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। इस बीच अमेरिकी बाजार की अगर बात करें, इंट्राडे में नए रिकॉर्ड जरूर बनाए नैस्डैक ने, लेकिन बाद में 50 अंकों की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ और एसएनपी में एक सपाट कामकाज रेंज में कामकाज देखने को मिला। चलिए, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है, विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं और साथ ही कोरोना के हालात दीपांशु से विस्तार से जानते हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले विदेशी बाजार का हाल क्या है? गुड मॉर्निंग मानसी। थोड़ी सुस्ती के संकेत आ रहे हैं। कोई ऐसी बड़ी मूव नहीं आ रही है, कोई ना ही कोई बड़ी गिरावट है और ना ही कोई बड़ी तेजी बनती हुई दिख रही है। एकदम सपाट कारोबार हो रहा है ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स में, और कल शाम हमने अमेरिकी बाजारों में भी यही एक्शन होते हुए देखा। बड़े नतीजों का हफ्ता है और कुछ बड़े नतीजे पोस्ट मार्केट आए और आज भी आने वाले हैं, तो उससे पहले एकदम सपाट कारोबार हुआ। डाउ S&P 500 पर ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। नैस्डैक पहले तेजी होती हुई दिखी और उसके बाद हमने देखा कि लगभग 0.3% की गिरावट के साथ ही बंद हुआ। माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट दोनों के नतीजे आए, बट बाजार बंद होने के बाद आए, यानी कि आज आप इसका रिएक्शन आते हुए देखेंगे। और इसके अलावा हमने देखा कि टेस्ला का शेयर 4.5% टूटा। मजबूत नतीजों के बावजूद इस स्टॉक में हमने कमजोरी आते हुए देखी। इसके अलावा आज फेसबुक और एप्पल के भी नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर बाजार की नजर रहेगी। इकोनॉमी से जुड़े कुछ स्टॉक्स में आपने अच्छा एक्शन देखा, और वो इसलिए क्योंकि यूएस का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा जो आया है वो फरवरी 2020 के बाद के हाईएस्ट लेवल पर है, यानी कि प्री पैंडेमिक लेवल के पर आपको आते हुए दिख रहा है। तो जो कंज्यूमर्स में कॉन्फिडेंस बढ़ते हुए दिख रहा है, ये एक अच्छा संकेत है, और इसलिए इससे जुड़े इकोनॉमी के कुछ स्टॉक्स पर हमने अच्छा एक्शन बनते हुए देखा है। आज शाम फेड की पॉलिसी भी आने वाली है, तो वहां पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। हालांकि दरों में या फिर एसेट खरीदारी में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। यूरोप में हल्की गिरावट देखी, कोई यहां पर भी बड़ी गिरावट नहीं थी। जैसे कल बाजार बंद होने के समय, भारतीय बाजार बंद होने के समय ट्रेड हो रहा था, वैसे ही होते हुए दिखा है। तेल में खरीदारी रही। ब्रेंट $67 के करीब आपको आते हुए दिखा है। वहीं सोना और डॉलर इंडेक्स दोनों ने ही दायरे में कारोबार किया कल। बिल्कुल दीपांशु, कोरोना की अगर बात करें, आज इम्पोर्टेंट दिन भारत के लिए। आज से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन वैक्सीन की होने वाली है। इसके अलावा भी मेडिकल सुविधाएं तेजी से बढ़ाने की बातचीत हो रही है। ताजा हालात क्या कह रहे हैं? बिल्कुल, और अच्छा है कि सबके लिए वैक्सीन जल्द ही खुलने वाली। 1 तारीख से सबको वैक्सीन मिलेगी। आज से आप रजिस्टर कर पाएंगे, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना के मामलों में नया रिकॉर्ड आपको आते हुए दिखा है। तो एक दिन की गिरावट के बाद, और वो वीकेंड का लैग यूजुअली हम देखते हैं मंडे ट्यूसडे का जब भी डेटा आता है, पर उसके बाद देखिए 3,63,000 के करीब नए मामले आपको आते हुए दिखे हैं, और मरने वालों की संख्या भी काफी तेज से बढ़ी है। तो चिंता का विषय तो है ही, जिस तरह से नए मामलों में हमने उछाल देखा है। मुंबई में हमने देखा वापस 4,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में 67,000 से ज्यादा नए मामले कल आते हुए दिखे। यूपी, केरला और कर्नाटका, इन तीनों राज्यों में 30,000 से ज्यादा दिन के नए मामले आपको आते हुए दिखे हैं। पर अच्छी बात यही है, जैसे आपने कहा, आज से 18 साल के उम्र के ऊपर हर कोई वैक्सीन के लिए रजिस्टर कर सकता है। जैसे कि कल हम RS शर्मा साहब से बात कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वही वैक्सीन लगवा पाएंगे जो पहले रजिस्टर करेंगे। कोविन वेबसाइट या फिर आरोग्य सेतु ऐप, दोनों के जरिए आप वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा वैक्सीन से जुड़ी कुछ और खबरें हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ने महाराष्ट्र सरकार को कहा है कि कोविडशील्ड वैक्सीन की सप्लाई 20 मई के बाद ही वो कर पाएंगे। जो राज्यों को सेपरेट सप्लाई होने वाली है, सेंट्रल सप्लाई की बात नहीं है, तो वहां पर आप नजर रखिए। साथ ही केंद्र से राज्यों को आने वाले दिनों में 80 लाख नई डोजेस दिए जाएंगे, तो ये एक अच्छी खबर है। जो वैक्सीन का सप्लाई है वो बढ़ते हुए दिख रहा है। और साथ ही आज वैक्सीन के दामों को लेकर एक बैठक संभव है। जिस तरह से कुछ राज्य कह रहे हैं और सरकार का की भी फीलिंग है कि वैक्सीन के दाम कुछ ज्यादा हाई हैं, अगर आप प्राइवेट सप्लाई या स्टेट सप्लाई के लेवल्स को देखें तो। इसके अलावा महाराष्ट्र में आज एक अहम बैठक है। हमने देखा कि दिल्ली में तो रेस्ट्रिक्शंस 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई हैं,
आज दोपहर 12:30 बजे महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक होगी और शायद ऐसी खबरें आ रही हैं कि रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने पर कुछ फैसला लिया जा सकता है, समय सीमा बढ़ाने पर फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा जो 18 साल के ऊपर के लोग हैं उन सबको फ्री वैक्सीनेशन करने पर भी आज कुछ निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा ऑक्सीजन एक्सप्रेस और रेमडेसिविर के सप्लाई को बढ़ाने पर भी या फिर एक ग्लोबल टेंडर जारी करने पर रेमडेसिविर के लिए इस पर भी निर्णय सरकार ले सकती है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया। ये कोरोना के ताज़ा हालात और साथ ही विदेशी बाजार के संकेत विस्तार से हमें बताने के लिए। तो क्लियरली काफ़ी कुछ है जिस पर हमें नज़र रखनी है। ग्लोबल मार्केट में भी ध्यान रखिएगा और बैठकों का दौर कोरोना को लेकर, कोरोना की स्थिति को लेकर और रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने, सिचुएशन को ठीक करने के लिए काफ़ी कुछ किया जा रहा है जिस पर हमारी नज़र रहेगी। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया? एफआईआईज ने कैश मार्केट में 1455 करोड़ की बिकवाली की है। वायदा बाजार में एफआईआईज ने 2904 करोड़ की खरीदारी की है। वहीं कैश मार्केट में डीआईएस की तरफ से 1463 करोड़ की खरीदारी के आंकड़े आते हुए दिखे हैं। डीआईएस कैश मार्केट में खरीदारी कर रहे हैं, वायदा बाजार में एफआईआईज खरीदारी कर रहे हैं। हालांकि कैश मार्केट में एफआईआईज की बिकवाली के आंकड़े हैं। तमाम संकेत अब आप देख रहे हैं। इन्हें देखते हुए आज भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होनी चाहिए, अब ये जान लेते हैं। और हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी अब जुड़ गए हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले हम खड़े हैं। भारतीय बाजार में जो संकेत दिख रहे हैं, विदेशी बाजार से जो संकेत आ रहे हैं, सब कुछ कैसे समझा जाए और पहली रणनीति आज के लिए क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, 2 दिनों से बेहतरीन तेजी हुई है, बाजार ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं और ट्रेडिंग एज के हायर एज की तरफ है। और आज जो फिर खबरें आ रही है, ग्लोबल मार्केट से सुस्ती है। पिछले 2 दिनों में भी कमोबेश इसी तरह का ट्रेंड आपको देखने को मिला है। बहुत बड़ी तेजी नहीं, बहुत बड़ी मंदी नहीं, तो वहाँ के संकेत स्टेबल है। लेकिन कोरोना के मामले फिर से बढ़कर आए हैं और अब नया रिकॉर्ड बनाया है, तो जाहिर सी बात है कि कोरोना को लेकर जो चिंता है वो अब भी बरकरार है। ऐसे में दोनों तरफ के ट्रेड आज मिल सकते हैं। 2 दिन एक तरफा तेजी होने के बाद आज थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे ऐसा मामला नजर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको तैयार रहनी चाहिए। शुरुआत होने के बाद देखिए किस तरफ बाजार पहले बढ़ते हैं। अगर ऊपरी स्तरों की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके नीचे के लेवल पर इंतजार करें, और अगर पहले कमजोर शुरुआत होती तो निचले स्तरों से फिर से खरीदारी करने का आपके लिए मौका बन जाएगा। तो दोनों ही तरह से आपको तैयार रहना है आज के सेशन में। अब आइए, जो लेवल्स और रेंज आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो नोट कर लीजिए। 14,500, 14,575 ये तुरंत निफ्टी पर सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और कमजोरी का पहला संकेत तभी मिलेगा बाजार में जब 14,475 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे। जब तक इसके ऊपर बना हुआ है तब तक आपके लिए ट्रेंड एकदम परफेक्ट है, मजबूती वाला है। अब आइए ऊपर की तरफ 14,700, 14,775 ये वो रेंज है जहां पर हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग आपको आती हुई दिख सकती है। बैंक निफ्टी काफी मजबूत नजर आ रहा है। हालांकि सपोर्ट रेंज जो है वो थोड़ा सा दूर है। जिस तरह से 2-3 दिनों में बढ़िया तेजी बनी है, 32,150, 32,275 दिन के लिए तुरंत प्रभाव से आपको बैंक निफ्टी पर सपोर्ट नजर आएगा और ऊपरी स्तरों पर 33,000, 33,175 ये है वो रेंज जहां पर बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये रणनीति हमें बताने के लिए। तो स्ट्रैटेजी अब आपके सामने है और बाजार में दोनों तरफ के मौके भी देखने को मिल सकते हैं। उतार चढ़ाव लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन में जो तेजी आई उसके बाद आज देखने को मिल सकता है। अगर ट्रेडिंग रेंज की आप बात करेंगे, स्ट्रैटेजी को अगर हम आपको बताएं, सबसे पहले निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज 14,700 से 14,775 की आप मानकर चल सकते हैं। वहीं 14,500 से 14,575 इसे निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट के तौर पर आप मानकर चले। लगातार हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी आती हुई जरूर देखने को मिल रही है। 32,150 से 32,275 इसे आप मजबूत सपोर्ट के तौर पर बैंक निफ्टी के लिए मानकर चले। 33,000 से 33,175 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज होंगे। चलिए, तो ये तो हुई रणनीति, लेकिन आप खबरों वाले शेयर्स और कौन से ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट है ये जान लेते हैं वरुण दुबे से। वरुण, गुड मॉर्निंग। बताएं सबसे पहले ट्रिगर्स आज के लिए कौन से इंपॉर्टेंट है? डेफिनेटली सबसे पहले ट्रिगर्स की बात की तो काफ़ी सारे नतीजे आने वाले भी हैं, जिसमें कि बजाज फिनसर्व के नतीजे आने वाले हैं, साथ ही साथ एफएनओ में बायोकॉन के नतीजे आने वाले हैं, तो यहाँ पे आपको नजर रखनी है। इसके अलावा एसबीआई यहाँ पे नजर रखिए, क्योंकि फंड रेजिंग पे बोर्ड की बैठक है। करीब $2 बिलियन के आसपास की फंड रेजिंग जो है वो ये कंपनी करने वाली है। बीएमएल जमीन बिक्री के लिए एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की आखिरी दिन है आज, तो देखते हैं कि क्या क्या नाम सामने निकल के आता है। और कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे, तो यहाँ पे नजर रखना है।
ओएफएस 3 ओएफएस खुले थे, रिस्पांस अच्छा मिला है। सबसे पहले शैल्बी रिटेल का हिस्सा जो 1.03% भरा 3 टाइम्स भरा है। फेडरल मोगल रिटेल का हिस्सा 11.51 टाइम्स भरा है और हैथवे केबल यहाँ रिटेल का हिस्सा 1.39 टाइम्स भरा है। तो काफी सारे जो ओएफएस खुले थे उनको अच्छा रिस्पांस मिला है। इन्फो एज पे नजर रखिए क्योंकि जोमेटो के आईपीओ में कंपनी करीब 750 करोड़ के शेयर जो है वो बेचने के लिए बोर्ड की मंजूरी मिल चुकी है और आईपीओ के जरिए ये जो शेयर्स है वो बेचे जाएंगे और जल्द ही जोमेटो जो है आईपीओ की अर्जी दे सकता है, ऐसी खबरें आ रही है। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी पर आपकी खास नजर आज होनी चाहिए, काफी एक्शन देखने मिल सकता है। एनबीएफसी पे नजर रखिए क्योंकि एनबीएफसी कंपनी के लिए आरबीआई गवर्नर ने एक चिट्ठी लिखी है। उसमें लिखा गया है कि रिटेल लोन लेने वाले ग्राहकों को रिस्ट्रक्चरिंग की छूट देनी चाहिए। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जो है उनको इस कोरोना का काफी असर पड़ा है, उनके इनकम पे काफी असर पड़ा है। इसके लिए छोटी एनबीएफसी कंपनीज को भी लोन रिस्ट्रक्चरिंग की छूट मिलनी चाहिए। रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम को मार्च 2022 तक बढ़ाया जाना चाहिए। 31 मार्च 2021 तक स्टैंडर्ड रहे अकाउंट को रिस्ट्रक्चरिंग की छूट मिलनी चाहिए। साथ ही साथ एनबीएफसी कंपनी के लिए लिक्विडिटी सपोर्ट जो है वो दिया जाना चाहिए। ऑल इंडिया फेडरेशन इंस्टीट्यूशन का सपोर्ट 50,000 करोड़ से बढ़ाकर 75,000 करोड़ किया जाना चाहिए और अतिरिक्त 25,000 करोड़ का सपोर्ट जो है वो छोटे और मीडियम एनबीएफसी के लिए होना चाहिए। तो ये चिट्ठी जो है वो आरबीआई गवर्नर ने लिखी है एनबीएफसी के लिए, तो इसके चलते एनबीएफसी काउंटर भी जो है वो आज रडार पे रहने वाले हैं। बिल्कुल वरुण, कल बाजार बंद होने के बाद कई सारी कंपनियों के नंबर्स आते हुए देखे, कैसे रहे नतीजे ये आप बताएं। आप देखिए ज्यादातर कंपनियों के नतीजे या तो अच्छे रहे हैं या मिले जुले रहे हैं, कोई बड़ा डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, ये एक अच्छी बात है। सबसे पहले ब्रिटानिया देखिए, यहाँ आय हमारे अनुमान के मुताबिक है लेकिन बाकी पैरामीटर्स पे कंपनी के कमजोर नतीजे जो है थोड़े कमजोर है। खासकर जो एबिटा मार्जिन है, हमने सोचा था कि 17.9% आएगा, 16.1% आया। हालांकि बढ़ोतरी हुई है 15.8% से, लेकिन मुनाफा देखिए कंपनी का 3.25% गिरा है, 360 करोड़ पे आया, 450 करोड़ के आसपास का अनुमान था। रॉ मटेरियल के कॉस्ट जो बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट है। साथ ही साथ जो टैक्स है उसमें 79% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है और कंपनी ने अपने ऑपरेशन जो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कुछ दिनों के लिए बंद रखे थे, उसका इम्पैक्ट भी कंपनी के यहाँ नंबर्स पे देखने मिला है। बजाज फाइनेंस नंबर्स अच्छे हैं, अनुमान से काफी बेहतर है। एनआईए तो फ्लैट रहा है लेकिन मुनाफे में 42% के आसपास का जम देखने मिला है, जो कि हमारे अनुमान से बेहतर है। ग्रॉस एनपीएस में कमी आई है। इसके अलावा एक्सिस बैंक यहाँ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है, मुनाफा हमारे अनुमान से काफी बेहतर है। एसेट क्वालिटी में इंप्रूवमेंट हुआ है और वॉचलिस्ट जो है उसमें गिरावट हुई है। मुनाफा देखिए 2677 पे आया जबकि 1650 करोड़ का अनुमान था। ग्रॉस एनपीए 3.7% पे आए, 4.6% से कम होके। तो ये नंबर्स काफी अच्छे रहे। आईसीआईसीआई बैंक के आपको याद होगा नंबर्स अच्छे थे, तो उसके बाद एक्सिस बैंक ने भी अच्छे नंबर दिए। तो बैंकिंग स्टॉक आज फोकस में होंगे। टीवीएस मोटर्स यहाँ भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, मार्जिन 7% से बढ़ के 10% पे आए हैं और मुनाफा 290 करोड़ पे आया है। तो यहाँ पे काफी बेहतर नंबर्स टीवीएस मोटर्स के। एचडीएफसी एएमसी यहाँ भी स्ट्रॉन्ग नंबर्स है, मार्जिन थोड़े बड़े हैं। इसके अलावा कंपनी के जो बाकी पैरामीटर्स पे नंबर्स है जैसे कि एबिटा हो या मुनाफा हो वो अच्छा है और निपॉन लाइफ में भी ऐसा ही है। मुनाफे में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है, 166 करोड़ पे आया है और बोर्ड ने 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड भी दिया है और एचडीएफसी एएमसी में भी 34 रुपये का डिविडेंड दिया गया है। और सबसे आखिरी में यूबीएल, यहाँ भी नंबर स्ट्रॉन्ग है, सेल्स 16% बढ़ी है तो एबिटा मार्जिन 4.25% से बढ़ के 7.2% पे है। मुनाफा देखिए 42 करोड़ से बढ़ के 98 करोड़ के आसपास, 98 करोड़ के आसपास आया और बोर्ड ने यहाँ 0.5 रुपीज प्रति शेयर का डिविडेंड की भी ऐलान किया है। तो जितने नंबर आए हैं ज्यादातर अच्छे हैं या फिर कुछ मिले जुले हैं, डिसअपॉइंटमेंट कहीं भी नहीं। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये नतीजों पर रिव्यूज बताने के लिए और साथ ही खबरों वाले शेयर्स बताने के लिए। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कई सारी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखे। इन तमाम कंपनियों के आफ्टर रिजल्ट इम्पैक्ट पर आज नजर रहेगी। साथ ही जो खबरों वाले शेयर्स आपने अभी जाने हैं उन पर भी नजर रखनी होगी। आज कई सारी खबरें हैं, कई सारे ट्रिगर्स हैं और नतीजे आज भी ढेर सारे हैं जो कि आने वाले हैं, जिस पर हमारी नजर रहेगी। आज जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शंस की कौन सी दमदार रणनीति सुझाई है वो अब आपको बता देते हैं। पहला था अपोलो हॉस्पिटल, तो ये एक उपयुक्त स्टॉक है इस वक्त लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि अप्रैल सीरीज का ही 3200 की कॉल आप लें। 34 रुपये प्रीमियम था, 18 रुपये का आप स्टॉप लॉस रखें और आपका टारगेट रहेगा 70 रुपये। दूसरा जो स्टॉक है वो है टाटा मोटर्स। तो अप्रैल 300 की कॉल अगर आप 6 रुपये पे लें, 3 रुपये का स्टॉप लॉस रखें, टारगेट आप रखें 11 रुपये का। तो ये दोनों ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ। पर ध्यान रखिए ये अप्रैल सीरीज का ही है ऑप्शन और ये
इसमें मार्जिन का आपको रिक्वायरमेंट ज्यादा रहेगा, तो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्शन भी जल्दी जल्दी एक्सपायर होंगे तो वैल्यू बहुत कम होती जाएगी, तो इसलिए स्टॉप लॉस को लगातार अपनी कॉस्ट प्राइस के ऊपर रखना बहुत ही आवश्यक है। चलिए, तो अप्रैल सीरीज के ही दो ऑप्शंस आपको मिले हैं। मार्जिन की ज्यादा जरूरत होगी। अपोलो हॉस्पिटल अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 3200 की कॉल खरीदने की राय, टारगेट 70 का, स्टॉप लॉस 18 का लगाना होगा। टाटा मोटर्स अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट 300 की कॉल खरीदने की राय, शर्मा जी का मानना है 11 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 3 रुपए का आप लगाकर यहां पर चल सकते हैं। चलिए, ट्रेडिंग कॉल्स आज के इंपॉर्टेंट आपको बता देते हैं। सेंट्रम ब्रोकिंग की राय बैंक ऑफ बड़ौदा पर है, खरीदारी कीजिएगा। 68 के टारगेट्स को ध्यान में रखिए, 63 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। हमने देखा है बैंक ऑफ बड़ौदा में कल के सत्र में शानदार बढ़त के साथ एक्शन देखने को मिला, आज भी तेजी कायम रह सकती है। गेल में खरीदारी की राय, सेंट्रम ब्रोकिंग मानता है 137 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, 128 का स्टॉप लॉस लगाइए। आनंद राठी मानकर चल रहा है डिविज लैब पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। कल करीब 2.5% की बढ़त थी, आज 4100 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। टारगेट्स 4100 के मानकर चले, 3800 का स्टॉप लॉस लगाएगा। और टाटा केमिकल्स कल शानदार एक्शन हमने देखा, चॉइस ब्रोकिंग मानता है कि 790 के टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए 733 का स्टॉप लॉस लगाकर आप खरीदारी का मन बनाकर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब हमारी टेक्निकल एनालिस्ट सिमी भौमिक जुड़ गई हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सिमी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले इंडेक्स पर आपका नजरिया, मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज के लिए भारतीय बाजार का सेटअप आप कैसे देख रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी। मुझे लगता है कि निफ्टी बैंक निफ्टी आज भी स्ट्रेंथ मेंटेन कर सकता है, पर खरीदारी थोड़ा सा लोअर लेवल पर ही करने का सजेशन मैं दूंगी। 14,600 का लेवल निफ्टी के लिए क्रिटिकल है, 32,400 का लेवल बैंक निफ्टी के लिए क्रिटिकल है। जब तक ये दो लेवल्स होल्ड होता है तब तक बाय ऑन डिप्स मेंटेन रखना पड़ेगा। 14,570 के नीचे निफ्टी का स्टॉप लॉस होगा और 32,250 के नीचे बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस रहेगा। निफ्टी का टारगेट रहेगा 14,700 से 14,750 और बैंक निफ्टी के लिए जो मैं लेवल देख रही हूँ वो 32,950 से 33,200 तक का मैं देख रही हूँ, जहाँ पे बैंक निफ्टी लगता है कि एक बार टेस्ट करेगा। मानसिक बिल्कुल। सिमी, फिर आज के लिए रिकमेंडेशन स्टॉक स्पेसिफिक कौन से दे रही हैं आप? दो स्टॉक मैं वॉच करने के लिए कहूंगी। CDSL जो कल बहुत ही शानदार खरीदारी कल का सेशन में देखा गया था, आज सेशन का आखिरी मतलब एकदम फैगेन में देखा गया था। CDSL में आज भी खरीदारी होना चाहिए। 768 का स्टॉप लॉस के साथ खरीदने का सलाह होगा, 795 का पहला और 810 का दूसरा टारगेट के लिए CDSL को खरीदने का सलाह होगा। और दूसरा वेदांता में खरीदारी करने का सलाह है, 240 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा। 248 का पहला टारगेट और 252 का दूसरा टारगेट के लिए वेदांता को खरीद कर चलने का सजेशन देती हूँ। बिल्कुल सिमी, कल के ट्रेडिंग सेशन को ध्यान में रखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक मूव्स जो हम कल के ट्रेडिंग सेशन में देख रहे थे, पर्टिकुलरली सेक्टर्स को अगर देखें, तमाम सेक्टर्स पॉकेट्स में अच्छी तेजी थी। एक बार फार्मा में हल्की सी बिकवाली जरूर दिखी, लेकिन दिन के अंत तक अच्छी तेजी की तरफ वो भी मुड़ चुका था। क्या लगता है आज के लिए सेक्टर स्पेसिफिक कौन से सेक्टर्स पर फोकस रखना चाहिए? मानसी, सेक्टर में फार्मा में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखा था और IT में थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग अभी भी हावी है, और मुझे लगता है कि ये दोनों सेक्टर थोड़ा सा लोअर लेवल पर अभी आ रहा है, जहाँ पे वापस खरीदारी इमर्ज होते हुए मैं देख रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा करेक्शन उस दो सेक्टर में देखने को मिलेगा। कल का सेशन में मेटल का बहुत ही अच्छा पार्टिसिपेशन रहा था और बैंक का भी रहा था, बैंकिंग फाइनेंस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो मुझे लगता है कि और निफ्टी छोड़ के जो कैश मार्केट जो है, जिसमें ऑयल मतलब केमिकल स्टॉक्स में बहुत ज्यादा खरीदारी कल देखा गया था, तो आज थोड़ा बहुत वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आने का है। पर मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट में लग रहा है कि शायद लास्ट वीक एक बॉटम बन चुका है और यहाँ पे मार्केट में थोड़ा लोअर लेवल पर खरीदारी करने का मैं सजेशन दूंगी। मेटल्स में अभी भी खरीदारी आ सकता है, पर कल का जितना मोमेंटम कल देखा गया था वो उतना मोमेंटम शायद आज ना रहे। पर ओवरऑल सारे मेटल में, मैक्सिमम मेटल में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है और सारे ब्रेकआउट मुझे लगता है कि आज नहीं तो कल वापस चलने लगेगा, सस्टेनेबल होगा। और बैंकिंग में अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन के बाद बैंकिंग में भी खरीदारी देखने को मिलना चाहिए। फार्मा एंड ऑटो जिसमें प्रॉफिट टेकिंग आया था, पर मैं ज्यादा बेयरिश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि लोअर लेवल से वापस से खरीदारी देखने को मिलना चाहिए।
ओके सिमी, शुक्रिया ये तमाम रेकमेंडेशंस हमें बताने के लिए। तो सेक्टर स्पेसिफिक भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिस पर हमें नजर रखनी होगी, लेकिन इंडेक्स की अगर बात करें, डिप्स पर निफ्टी को खरीदने की राय यहां पर आती हुई देखने को मिल रही है। टारगेट 14,700 से 14,750 तक के ध्यान में रखिएगा। 14,570 का स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन किया जा सकता है। बैंक निफ्टी भी डिप्स पर एक बार आप एंट्री लेने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर टारगेट 32,950 से 33,200 के ध्यान में रखिए। 32,250 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। स्टॉक स्पेसिफिक कॉल सिमी की तरफ से सीडीएसएल और वेदांता दोनों पर खरीदारी की राय है। सिमी का मानना है 795 के टारगेट्स सीडीएसएल में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद 810 तक भी ये जा सकता है। 768 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। वेदांता यहाँ पर 248 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 252 नेक्स्ट टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाकर चले 240 का। तो दोनों ही स्टॉक्स पर खरीदारी कीजिएगा। जिगर त्रिवेदी जी से हमने बातचीत की कमोडिटी मार्केट्स का अपडेट जानने के लिए। चलिए कमोडिटी मार्केट्स पर उनकी रणनीति क्या है जान लेते हैं। गोल्ड में जून कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की राय जिगर की तरफ से आती हुई दिख रही है। टारगेट 47,500 के मानकर चले। 47,200 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। वहीं कच्चे तेल की चाल को देखते हुए घरेलू बाजार में यहाँ पर भी खरीदारी की राय है। मई कॉन्ट्रैक्ट अगर आपको 4,670 पर दिखे, यहाँ पर खरीदारी कीजिएगा। 4750 के टारगेट्स को मानकर चलें। 4620 का स्टॉप लॉस लगाना। और बेस मेटल्स में कॉपर में खरीदारी की राय 768 768 के टारगेट्स ध्यान में रखेगा। 759 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही समेट रहे हैं।